नमस्ते दोस्तों, मैकेनिकल पारस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, फ्रिज तो अपने सबने उपयोग किया होगा, देखा भी होगा। इनके सारे उपकरण के बारे में आपने कुछ उपकरण आपने देखे भी होंगे, लेकिन इसकी जो पूरी कार्य प्रणाली के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। इसके साथ ही हम ये डायग्राम के साथ में और सचित्र देखने वाले हैं। साथियों, फ्रिज के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी जो कुछ टेक्निकल बातें हैं जो पढ़ लेते हैं, जो आगे अपने को नॉलेज में रहेगी। साथियों, इसमें एक बॉयल्स का नियम होता है कि आयतन प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रेशर घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और आयतन घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा एक किसी दूसरे वैज्ञानिक का नियम है। उसका नियम है कि किसी आयतन को स्थिर रखते हुए अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसका किसी वस्तु का तापमान भी बढ़ेगा, या गैस या द्रव जो भी है उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऊष्मा की गति तब होती है जब ताप में अंतर होता है अधिक से कम की ओर, यानी कि जो दो वस्तुएं हैं, एक का तापमान ज़्यादा और एक का कम है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होता है। जब तक इनका तापमान बराबर नहीं हो जाता तब तक इनका ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। द्रव या गैस की गति दाबांतर के कारण होती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर। गैस या द्रव की जो गति होती है वो हमेशा दाब के प्रभाव के कारण ही होती है। चौथा गुण है वायु का गुण। वायु को अपन गर्म करते हैं तो वो हल्के ऊपर उसका घनत्व कम हो जाता है और उसके कारण वो ऊपर उठती है। ठंडा करने पर वो घनत्व में अधिक हो जाती है आसपास की वायु की तुलना में, और भारी होकर नीचे गति करती है और नीचे की ओर बैठती है। प्रशीतक का साथियों महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसमें अवस्था परिवर्तन का गुण होता है। गैस से द्रव या द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। अपना जो प्रशीतक है वो गैस अवस्था में है, उसको कंप्रेसर से अपन ने द्रव अवस्था में परिवर्तन करवाया है, तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है, वो गर्म होता है। द्रव अवस्था से गैस में परिवर्तन करते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण करता है। द्रव अवस्था से गैस में उसका परिवर्तन करते हैं तो उसकी गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है किसी वस्तु से, और वो उसका ठंडा हो जाता है। इसमें प्रेशर को दाब से, टेम्परेचर तापमान और ट्रांसफर को स्थानांतरण से बता रहा हूँ। कुछ टेक्निकल बातें इंग्लिश में हो तो आप समझ लेना। साथियों, जैसे अपने मानव शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित करने के लिए हृदय काम करता है, पूरे शरीर में सिर्फ हृदय के कारण ही रक्त प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई से ये चलता है, और पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक पार्ट होता है जो कि बिजली से चलता है। बाकी सारा सिस्टम कॉपर की, तांबे की जो ट्यूब्स होती है, इन ट्यूब्स के अंदर प्रवाहित होता रहता है। साथियों, इस ट्यूब्स के अंदर एक प्रशीतक प्रवाहित होता है। प्रशीतक के बारे में अपन आने वाले आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आता है अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है कि जब किसी रेफ्रिजरेंट की जो दाब है उसको बढ़ा देता है। साथियों, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के अंदर ये सिलेंडर है, ये इनलेट का पाइप है और ये आउटलेट का पाइप है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है तो यहाँ दाब कम होता है, निर्वात होने के कारण ये वाल्व खुल जाता है, और इधर से जो प्रशीतक आता है वो यहाँ से इस सिलेंडर में प्रवेश करता है और अंदर से पूरा भर जाता है। जब साथियों वापस ऊपर की ओर गति करता है ये पिस्टन, तब अधिक दाब होने के कारण ये वाल्व बंद हो जाता है और ये वाल्व खुल जाता है। साथियों, ये जो दोनों वाल्व हैं ये दाबांतर के कारण खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, डायरेक्ट ये प्रेशर के कारण ही खुलता है। अधिक प्रेशर होने के कारण ये वाल्व खुल जाता है और ये अधिक दाब वाली प्रशीतक आउटपुट चला जाता है। साथ ही इसमें जो टाइप्स होते हैं ना वो कंप्रेसर का, वो रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, रोटरी, गियर टाइप और ब्लेड टाइप्स, इस प्रकार के टाइप्स होते हैं कंप्रेसर के, लेकिन मैक्सिमम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मोस्ट यूज होता है। साथ ही इसको ऑपरेट करने के लिए बिजली से चला सकते हैं, इंजन से चला सकते हैं, टरबाइन वाले जो जल से टरबाइन चलता है उससे चला सकते हैं, या स्टीम वाले टरबाइन से, या और भी जो भी मैकेनिकल ऊर्जा अपन प्राप्त करते हैं उस प्रत्येक ऊर्जा से अपन इसको चला सकते हैं। लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बिजली से ही चलाया जाता है। अपना अगला आइटम आता है कॉपर ट्यूब्स। साथियों, कॉपर ट्यूब्स ये तांबे की बनी होती है और तांबा ऊष्मा का अधिक से अधिक चालकता प्रदान करता है, क्योंकि ये इसकी चालकता ऊष्मा की बहुत अधिक होती है। साथियों, जो इस पे ब्लैकनिंग करी हुई होती है, क्योंकि साथियों जब ये तांबा है ना डायरेक्ट हवा के संपर्क में रहता है तो नमी से संपर्क करने के बाद ये एक ऑक्साइड की परत बनाता है, जिससे कि ये नीला नीला कुछ जम जाता है इसके ऊपर। तो इसको बचाने के लिए इसके ऊपर ब्लैकनिंग करते हैं, ऑक्साइड की परत को रोकने के लिए।
साथियों जब कंप्रेसर को बिजली से चालू किया जाता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण जब प्रशीतक है उसको कंप्रेस करता है, यानी कि संपीड़ित करता है और उसका दाब को बढ़ा देता है। दाब को बढ़ाने के कारण साथियों इसका तापमान बढ़ जाता है, जो कि अपन ने उसमें नियम में देखा था कि प्रेशर बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका ये दाब के साथ साथ तापमान भी बढ़ा देता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाता है और अपने रूप को परिवर्तन कर लेता है, यानी कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। यहाँ पे ये टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है और ये गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। लेकिन साथियों जब इसको यहाँ से इस कंडेंसर में ट्यूब में से निकाला जाता है, ये इसमें फिन्स लगी हुई रहती है ताकि ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक से अधिक हो सके। साथियों इसको इवोपरेटर को और कंडेंसर को दोनों को अपन हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहते हैं। बाकी सारा सिस्टम ट्यूब्स के अंदर होता है, सिर्फ तांबे की ट्यूब्स के कारण ही इसका ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। जब ये कंडेंसर के अंदर से ये गर्म प्रशीतक प्रवाहित होता रहता है तो ये जो कंप्रेसर से जो आउटपुट निकलता है वो कंडेंसर के इनपुट में ऊपर दिया जाता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जब हवा को या किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वो नीचे की ओर गति करती है, तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा होता रहता है और इसकी जो ऊष्मा है वो वातावरण में निष्कासित होती रहती है। और इसको अधिक दक्षता के साथ करने के लिए इसको साथ में कहीं एक ब्लोअर पंखा लगा दिया जाता है, ताकि ये हवा को अधिक संपर्क में रहे और ये ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक हो सके और अपना रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाए। साथियों इसका तापमान इसी वजह से वातावरण में निकलता है, क्योंकि जब इसको कंप्रेसर गर्म करता है ना, कंप्रेसर संपीड़ित करता है, तो ये अपने ऊष्मा को इतना अधिक बढ़ा लेता है कि बाहर का तापमान अगर 20 डिग्री हो तो इसका तापमान 60 डिग्री होगा। तो ऊष्मा के अंतर के कारण ही अपने आप नेचुरली ये अधिक ऊष्मा को बाहर की तरफ निकाल देता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब यहाँ पे इसको लिक्विड और गैस दोनों कुछ मात्रा में, ये पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं होता है, इसमें कुछ मात्रा में गैस भी रहती है, लेकिन यहाँ जब इसको कंडेंसर में प्रवाहित करते हैं तो यहाँ आते आते ये पूर्ण रूप से लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसकी जो गैसीय अवस्था होती है वो भी ठंडी होने के कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कंडेंसर के आगे एक फिल्टर लगा रहता है, ये नमी वगैरह या कोई डस्ट पार्टिकल होता है उसको छान के अलग कर देता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रिसीवर में आगे भेज देता है। ये रिसीवर यहाँ लगा रहता है, ये रिसीवर यहाँ लगा रहता है फिल्टर के आगे। इसके अंदर ये होता है कि जब इनपुट किया जाता है रिसीवर से, तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर कुछ मात्रा में गैस भी रह जाती है, तो इसको इवोपरेटर में भेजने से पहले इसको सेपरेट द्रव को अलग करने के लिए रिसीवर का उपयोग होता है। यहाँ से ये इनपुट होता है रेफ्रिजरेंट, तो इसमें कुछ मात्रा में जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ रह जाती है और ये पाइप के द्वारा ये जो पूर्ण रूप से जो द्रव अवस्था में प्रशीतक होता है ये आउटपुट कर दिया जाता है। ये एक्सपेंशन वाल्व से पहले लगा रहता है, ये रहा, ये एक्सपेंशन वाल्व से पहले लगा रहता है। साथियों एक्सपेंशन वाल्व जो है ना, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसके अंदर एक हीट सेंसिंग बल्ब लगा रहता है जो इवोपरेटर के जो आउटलेट पे लगा रहता है। साथियों इसके अंदर जब हीट सेंसिंग, जब इवोपरेटर से निकलने वाली जो गैस है उसके तापमान के अनुसार ही ये अपने आप को खोलता और बंद करता रहता है, क्योंकि ये जो डायफ्राम है ना, इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म रहता है, तो ये स्प्रिंग ऑपरेटर से मतलब अपने आप को ऊपर नीचे करता रहता है और इसके अंदर ये एडजस्ट स्क्रू रहता है जो अपने आप अपन मैनुअली इसको पेचकस की सहायता से ऊपर नीचे खोल के मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। जब इसको इनपुट करते हैं तो ये दाब को कम करने का काम करता है और अपने हीट टेम्परेचर के अनुसार ही इसको वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है। जब इसको रिसीवर से जब गैस इसमें इनपुट होती है तो ये इसके दाब को कम कर देता है। इधर दाब ज़्यादा रहता है, ये कम दाब की ओर प्रवाहित करने का काम करता है। यहाँ से फिर ये इवोपरेटर की ओर जाती है रेफ्रिजरेंट। साथियों इसके अंदर ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये हीट सेंसिंग बल्ब है। मैंने इसको डायग्राम में फोटो में दिखाया, इस वजह से ये यहाँ दिख रहा है। ये हीट सेंसिंग बल्ब यहाँ लगा रहता है, इसको यहाँ लगाते हैं। फिर यहाँ से ये कम तापमान और उच्च दाब वाली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, इसका टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर अधिक होता है और ये लिक्विड यानी कि द्रव रूप में यहाँ तक आती है। यहाँ आने के बाद ये
इवोपोरेटर में जाती है। इवोपोरेटर की जो इनलेट ट्यूब होती है ना वो छोटी होती है और आउटलेट ट्यूब बड़ी होती है, क्योंकि साथियों किसी द्रव को प्रसारित करने के लिए छोटी ट्यूब से बड़ी ट्यूब में निकालेंगे तो उसका दाब कम होगा। अचानक से एकदम से इसके अंदर इसका दाब कम कर दिया जाता है। दाब कम करने के कारण इसका टेम्परेचर भी एकदम से कम हो जाता है और एकदम से ट्यूब्स ठंडी हो जाती है। साथियों ट्यूब्स ठंडी इसलिए होती है क्योंकि रेफ्रिजरेंट एकदम से लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसकी गुप्त ऊष्मा वो खुद अपने आप से ही ग्रहण करता है और एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और वो ठंडा होने के कारण इसके अंदर जो अपना सामान आइसक्रीम, कुछ फ्रूट्स वगैरह या और भी कोई पानी वगैरह बर्फ़ जमाने के लिए रखा हुआ रहता है, उसका उसमें से ऊष्मा को ग्रहण करता है और अपने आप को गर्म करके फिर यहाँ से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। लेकिन साथियों यहाँ से हीट सेंसिंग बल्ब से होते हुए यहाँ एक्यूमुलेटर लगा रहता है। एक्यूमुलेटर ये काम करता है कि जब इवोपरेटर से निकलने वाली गैसेज या रेफ्रिजरेंट होती है उसके अंदर पूर्ण रूप से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता, उसके अंदर कुछ मात्रा में द्रव रह जाता है। तो इसको द्रव को और गैस को अलग करने के लिए ये एक्यूमुलेटर ये जो संचय करता है इसका उपयोग करते हैं अपन। तो यहाँ से इनपुट जो आ रहा है ना वो इवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, इसका जो तापमान है वो अपने अंदर के जो रखे हुए आइटम के तापमान से थोड़ा अधिक होता है। ये गैसीय अवस्था में है। जब इससे यहाँ रेफ्रिजरेंट आ रहा तो उसमें कुछ मात्रा में जो द्रव है वो नीचे की तरफ रह जाता है और इसके अंदर जो आउटपुट निकलेगा तो यहाँ से सिर्फ जो गैसीय रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से आउटपुट हो जाता है। ये रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से आके कंप्रेसर में इनलेट चला जाता है और ये सर्किल चलता रहता है। इसी प्रकार ये कंप्रेसर के द्वारा पूरे दाबांतरण के कारण पूरे सिस्टम में अपने आप ये गैस का अपने जो प्रशीतक है उसका प्रवाह होता रहता है और ये कंटिन्यू ये ठंडा होता रहता है। साथियों इसमें जो ठंडा होने का जो मैकेनिज्म वो सिर्फ और सिर्फ दाबांतर के कारण होता है और रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, जो अवस्था परिवर्तन के कारण होता है। साथियों मैंने इसको एक डायग्राम के द्वारा भी दिखाया कि ये कंप्रेसर है, ये इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, आयतन को कम करता है और दाब को बढ़ा देता है। यहाँ से ये कंडेंसर लग रहा है, ये कंडेंसर इसकी हीट को बाहर निकाल देता है, हीट को बाहर निकाल देता है, सिर्फ दाब अधिक रखता है, हीट को बाहर निकाल देता है। फिर ये ड्रायर में जाता है, यहाँ से ये अपने डस्ट पार्टिकल और इनको ऑयल वगैरह को या मॉइस्चर को, नमी को अलग कर देता है। फिर ये जाता है रिसीवर में, यहाँ से सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में जो हीट सेंसिंग बल्ब होता है वो अपने आप जो वाल्व को ऑपरेट करता है, उसके द्वारा ये कम दाब की ओर इवोपरेटर में प्रवाहित करता है रेफ्रिजरेंट को। इवोपरेटर में जाने के बाद एकदम से दाब कम होने के कारण ये इसका तापमान कम होता है और ये अंदर रखी हुई वस्तुओं से अपना तापमान ग्रहण करता है और गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाता है। गैसीय अवस्था में ये अपने आइटम से जो फ्रिज में रखे रहते हैं उनसे ऊष्मा ग्रहण करके वापस यहाँ आता है, एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर में ये अपने सिर्फ गैसीय अवस्था को ही कंप्रेसर में जाने देता है और लिक्विड को यहाँ स्टोर करके रख लेता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार ये चलता रहता है। साथियों इसके अंदर अपने 2-3 आइटम तो अपन ने बाहर से दिखाई देते हैं अपने को, जैसे कि ये कंप्रेसर है, कंडेंसर है और ये इवोपरेटर। इवोपरेटर अपन फ्रिज खोलते हैं तो ये सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है। साथियों ऊपर इसलिए लगा रहता है क्योंकि जब अपन ने नियम में पढ़ा था कि उसमें किसी वस्तु को या वायु को ठंडा करते हैं, लिक्विड को, तो वो भारी होकर नीचे की ओर गति करता है। तो जब ये ट्यूब्स यहाँ लगी रहती है तो यहाँ से एकदम से ठंडी होने के कारण इसमें जो वायु संपर्क में आती है वो वायु ठंडी होकर भारी होकर नीचे की ओर गति करती है और नीचे की जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर गति करती है। इस प्रकार ये नेचुरली सर्कुलेट होता रहता है। इसके अंदर कोई अलग से पंखा नहीं लगा होता है। साथ ही इसके अंदर जो दक्षता बढ़ाने के लिए यहाँ एक छोटा पंखा लगा सकते हैं ताकि ये हवा को सर्कुलेट करे और जल्दी से ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके। ये है साथियों डोर लाइट स्विच। साथियों फ्रिज के अंदर जब अपन अंधेरे में कहीं खोलते हैं तो एकदम से लाइट जलती है, वो लाइट ये डोर लाइट स्विच के द्वारा ऑपरेट होती है। ये यहाँ से अपन ने सप्लाई दी और बीच में ये एक स्विच लगा रहता है और ये दरवाजे के कुछ एक नॉब लगी रहती है मैकेनिज्म, उससे लगा रहता है। और जब ये फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये इसको बंद कर देता है स्विच को और ये बल्ब बंद होता है। जब अब फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये नॉब बाहर की तरफ निकलती है और ये स्विच चालू हो जाता है। ये स्विच चालू होने के कारण फ्रिज का बल्ब जल जाता है और अपने को उजाला दिखाई देता है फ्रिज के अंदर। साथ ही इसके अंदर एक
थर्मोस्टेटिक स्विच लगा रहता है। साथियों, फ्रिज के अंदर कंप्रेसर को बंद या चालू करने के लिए आजकल जो बिजली को बचाने वाले उपकरण आते हैं उसके अंदर थर्मोस्टेट स्विच लगा रहता है। ये इवेपोरेटर के नीचे एक सेंसर लगा रहता है इस जगह, ताकि ये अंदर इवेपोरेटर के अंदर की ऊष्मा को भाप सके और उसके अकॉर्डिंग ही कंप्रेसर को चालू या बंद कर सके। ये निश्चित टेम्परेचर रेंज में रखने के लिए काम में आता है और कंप्रेसर को चालू या बंद करता है। साथ ही इवेपोरेटर के नीचे लगा रहता है इसका थर्मोस्टेट सेंसर लगा रहता है। ये सेंसर है, ये अपन ने यहाँ से सप्लाई दी और ये कंप्रेसर बीच के अंदर ये जो वायर है इससे सेंसर से अटैच रहता है। साथियों, इसका टेम्परेचर जब मान लो अपन, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया, ये कम या ज़्यादा अपन कर सकते हैं। इसका जैसे अपन ने टेम्परेचर सेट कर दिया -2 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये -2 डिग्री टेम्परेचर होते ही ये अपने कंप्रेसर को बंद कर देगा और फ्रिज बंद हो जाएगा और है जैसी अवस्था में रहेगा। साथियों, धीरे धीरे ऊष्मा का लॉस होता है और फ्रिज धीरे धीरे गर्म होने लगता है। गर्म होने के कारण जैसे उसका टेम्परेचर 12 डिग्री होता है तो ये अपने आप इसको कंप्रेसर को चालू कर देता है और फ्रिज वापस ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक इस प्रकार ये काम करता है। साथियों, अपन ने कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, रिसीवर, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, थर्मोस्टेट स्विच, एक्यूमुलेटर, कॉपर ट्यूब्स, ब्लोअर, फैंस और रेफ्रिजरेंट और इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में पढ़ा है। और साथियों, इलेक्ट्रिसिटी मेन अपने इंडिया के अंदर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की उपयोग में आती है और इसी का उपयोग अपने को कंप्रेसर को चलाने के लिए किया जाता है। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप अलग से क्या देखना चाहते हैं वो मेरे को आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल को सेलेक्ट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।